सफलता बैच के इस 30 दिनों तक चलने वाले प्रैक्टिस सेट में बच्चों आज इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों बहुविकल्पी प्रश्नों से। पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि 1/म्यू नॉट इंटू अब साइलेंट नॉट का मात्रक क्या होता है। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं बच्चों। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने इससे पहले भी आपको एक प्रैक्टिस सेट में इस चीज़ पे चर्चा की थी। आज वापस बता रहा हूँ, मैंने वहाँ पे इसकी प्रूविंग बताई थी। आप सभी प्रैक्टिस सेट को वॉच कीजिए, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। बच्चों मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि 1/√म्यू नॉट इंटू अब साइलेंट नॉट किसके बराबर आया था, सी के। सी बच्चों क्या होता है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, अगर बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे म्यू नॉट और अब साइलेंट नॉट में कोई भी रूट नहीं लगा है, जबकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है। तो हम लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, वर्ग किया। तो जैसे बच्चों वर्ग करेंगे, एक का वर्ग एक रहेगा। आपने सुना है कि वर्ग से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे म्यू नॉट और अब साइलेंट नॉट बचेगा। बच्चों यहाँ पे वर्ग करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों अगर इसके मात्रक की बात करें तो सी क्या है, सी है प्रकाश की चाल। और बच्चों चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकंड। ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो बच्चों मीटर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों कहा जा सकता है कि 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का बच्चों जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलते हैं बच्चों इसके बाद दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है कि समीकरण E बराबर पीसी में जहां ई पी तथा सी क्रमशः ऊर्जा, ई ऊर्जा है, पी बच्चों संवेग है और सी क्या है, प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करें, लागू होता है। तो बच्चों आपसे पूछा गया ये E बराबर पीसी किस चीज पर लागू होता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे सी लिखा हुआ है। सी क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा भी है प्रकाश की चाल है। प्रकाश के बच्चों जो पैकेट होते हैं उन्हीं को फोटॉन कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश को एक प्रकार से आप फोटॉन कह सकते हैं। यानी ये फोटॉन के लिए है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। यानी क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये सी है, ये प्रकाश है, प्रकाश को ही फोटॉन कहते हैं। लेकिन कभी भी आप जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर चाल से नहीं चल सकता। इसका मतलब है कि ये चीज फोटॉन के लिए तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए लागू नहीं है। तो आप देख रहे हैं ऐसा किस ऑप्शन में बच्चों लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में ऐसा लिखा है, फोटॉन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है। तो चार ऑप्शन में से सबसे पहला जो बच्चों सही आंसर है मैं पढ़ देता हूं। धातु की चालकता बच्चों घट जाती है लेकिन अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ऐसा बच्चों क्यों होता है, इसका रीजन समझते हैं। तो जैसे ही आप धातु में क्या होता है, ताप बढ़ाएंगे, टी फॉर टेम्परेचर। ठीक है, सवाल में लिखा है ताप बढ़ाने पर क्या होगा। तो मैंने कहा धातु में मैंने ताप बढ़ाया। बच्चों ताप बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध होता क्या है बच्चों, जो धारा प्रवाह के मार्ग का विरोध करता है उसी चीज को बच्चों कहते हैं प्रतिरोध। रोध मतलब हो गया विरोध और प्रति मतलब उल्टा, यानी जो धारा बहेगी उसका उल्टा विरोध करेगा, यानी कि वो धारा के मान को कम करेगा। तो बताओ बच्चों, जब धातु में अगर बात करें कि ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा, धारा के प्रवाह में रुकावट आएगी। तो इसका मतलब है उसकी चालकता बढ़ नहीं रही, घट रही है। इसका मतलब है धातु में ताप बढ़ाने पर चालकता क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है। देखिए इसका बच्चों जस्ट अपोजिट होता है अर्धचालक में। अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक में बच्चों सामान्यतः धारा बहती ही नहीं है। धातु में सामान्य स्थिति में बड़े आराम से बच्चों धारा का फ्लो होता है। लेकिन अर्धचालक में नाम ही में आ रहा है, अर्ध मतलब आधा, चालक आधा चालक होता है। शुरुआत में बच्चों इसमें कोई धारा नहीं बहती। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि संयोजी बैंड और बच्चों जो चालन बैंड होता है इनके बीच में होती है थोड़ी सी गैपिंग। गैपिंग होने के कारण क्या होता है, इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में नहीं जा पाता। अब इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा तो बच्चों धारा का फ्लो नहीं होगा। अब क्या किया जाता है, जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो ये जो बीच की गैपिंग है बच्चों ये फुल हो जाएगी, यानी ये चीज बढ़ेगी, इसका आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ने के कारण क्या होगा बच्चों, ये जो गैपिंग आपको दिख रही है बीच में यहाँ पे, ये फिल हो जाएगी, ये भर जाएगी। भरने के कारण क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका मतलब है धारा का फ्लो होगा। शुरुआत में धारा नहीं बह रही थी लेकिन जैसे आपने ताप बढ़ाया तो गैपिंग बढ़ गई, गैपिंग भर गई। भरने के कारण क्या बच्चा हुआ गया कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे स्थान से जा पाया, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो धारा का प्रवाह होगा। तो गैप भर जाता है तो धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि अर्धचालकों में अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो धारा फ्लो होना स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब उसकी चालकता बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि धातु की चालकता बढ़ जाती है, घट जाती है, लेकिन अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। कब, जब ताप बढ़ाया जाता है। चौथा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है, एक बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है
कि चित्र में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बच्चों आपको बताना है, एक फिगर भी दिया जा रहा है इसमें। सबसे पहले एक बच्चों छोटी सी बात याद रखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख भी दी है, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे आप जरूर याद रखना। पीएन संधि बच्चों, पीएन का प्रतीक ऐसे होता है, त्रिभुज के आकार का और आगे से एक खड़ी डंडी। त्रिभुज के आकार में बच्चों ये डंडी एक ऐसे जा रही पीछे और यहाँ पे, ठीक है। जो त्रिभुज है इसको पी पढ़ते हैं और जो आगे आप देख रहे हैं ये खड़ी सी लाइन है उसको एन पढ़ते हैं। अगर बच्चों ये उत्क्रम अभिनत में होता है, उत्क्रम अभिनत क्या होता है कि पी सिरा बच्चों बैटरी के माइनस से जुड़ जाए और एन वाला सिरा बैटरी के प्लस वाले से जुड़ जाए, तो उसको कहते हैं उत्क्रम अभिनत, ठीक है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट में इस बात को कर चुके हैं, जिस कारण उसमें लगा हुआ प्रतिरोध बच्चों शून्य हो जाता है। अगर पीएन संधि बच्चों उत्क्रम अभिनत में पाई जा रही है तो उसमें लगा हुआ प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ कि उत्क्रम अभिनत क्या है। जैसे बच्चों ये पी वाला सिरा है, ठीक है, ये एन सिरा है। मैंने क्या किया है कि बैटरी लगाई, और बैटरी में आप जानते हैं एक छोटा सा साइन होता है, एक बड़ा सा। छोटे वाले को हम लोग माइनस और बड़े वाले को प्लस के लिखते हैं। तो यहाँ से बच्चों आपने देखा कि एन वाला सिरा किससे जुड़ा है, प्लस से, और पी वाला सिरा किससे जुड़ा है, माइनस से। तो बच्चों इसी चीज को कहते हैं उत्क्रम अभिनत, ठीक है। और उत्क्रम अभिनत में बच्चों उस पीएन संधि से लगा हुआ प्रतिरोध हमेशा 0 हो जाता है, हटा दिया जाता है। बच्चों आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो पीएन संधि लगी है पी सिरा है। पी देखो तो बैटरी के किस सिरे से जाके जुड़ रहा है, माइनस से। एन वाला ध्यान से देखो तो यहाँ से जुड़ता 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 बैटरी के प्लस से आ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये उत्क्रम हो गया। और उत्क्रम में मैंने बताया कि पीएन से लगा हुआ प्रतिरोध हटा दिया जाता है। तो बच्चों इस पीएन से जस्ट लगा हुआ प्रतिरोध कौन है, 10। इसको हटा देंगे, जैसे हटाओगे बच्चों तो ये नया फिगर आपको नीचे वाला प्रतिरोध प्राप्त होगा, जो कि ऐसा दिखेगा कुछ। फिर आपसे पूछा क्या था इसका तुल्य प्रतिरोध बच्चों कितना था, तो आप देखिए इसमें केवल एक ही प्रतिरोध है जो कि कितना है, 10 ही है, यानी यही टोटल है। यानी कहेंगे तुल्य प्रतिरोध कितना है बच्चों, यहाँ पे 10 ओम है। पांचवा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है कि एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है। तो बच्चों याद रखेंगे कि जो ट्रांजिस्टर होता है बस में उसमें आधार में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रण होता है। ट्रांजिस्टर में बच्चों जो क्या होता है, जिसका आधार भाग होता है उसमें अशुद्धि जो होती है वो सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको। छठा बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है प्रश्न, कि अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे, कह रहे हैं अमीटर का जो एमीटर का जो नेट प्रतिरोध है बच्चों वो कम होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, तो आपको मैंने इससे पहले भी आपको बताया था अमीटर, और बच्चों मैंने वोल्ट मीटर के बारे में एक लॉन्ग आंसर आपको कराया है। मैंने वहां पे बताया था कि यदि मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है, अमीटर जो बच्चों क्या आता है वो श्रेणी क्रम में लगता है। श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती है, सेम होती है। तो क्या होता है कि यदि मापे जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है, इसीलिए बच्चों उस एमीटर का जो नेट प्रतिरोध होता है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। चलते हैं बच्चों सीधे हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर। पहला अति लघु आपके सामने, कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग बताइए। हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति की बात हो रही है। बच्चों यहाँ पे आपको अगर याद हो कि बोहर का सिद्धांत पढ़ाया जाता है, बोहर के सिद्धांत की बच्चों कई परिकल्पनाएं थी, जिसमें से पहली परिकल्पना क्या है कि बोहर ने बच्चों बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में रहता है जिसमें उसका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा का है, तो आप यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, 2। तीसरी कक्षा का है तो n की जगह क्या रखेंगे, 3। चौथी कक्षा का तो n की जगह क्या रखेंगे, 4। आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम, न्यूनतम मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे कम कोणीय संवेग बताइए। तो सबसे कोणीय संवेग बच्चों कब मिलेगा, जब आप n की वैल्यू को 1 रखेंगे। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि सर न्यूनतम वैल्यू तो n की 0 भी ली जा सकती है, लेकिन बच्चों जब परमाणु बनाया जाएगा तो उसकी सबसे मिनिमम कक्षा कौन सी होगी, 1 ही तो होगी। अगर आप कक्षा को ही 0 कर देंगे इसका मतलब है वहां तो परमाणु ही नहीं रहा। आ रही बात समझ में, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सबसे कम कक्षा होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो जब 1 होगी तो बच्चों इस n की जगह आप क्या रख देंगे, 1। तो जैसे 1 रखेंगे तो 1 इंटू H/2 यानी जो बच्चों न्यूनतम कोणीय संवेग होता है वो H/2 होता है, ठीक है। चलते बच्चों इसके बाद हम लोग अगले लघु उत्तरी प्रश्न पर, अति लघु उत्तरी प्रश्न पर। दूसरा अति लघु बच्चों प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। लेंस का प्रकाशिक केंद्र आपको बताना है कि बच्चों क्या होता है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं।
प्रकाशिक केंद्र बच्चों क्या होता है, आपने सबसे पहले एक फिगर देख रहे हैं, ये उत्तल लेंस बना हुआ है और ये बच्चों अवतल लेंस बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपके देख रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण आ रही है और इस लेंस के सेंटर से यहाँ से जाने के बाद सीधा उसी रास्ते पे चलती जा रही है, ना इधर हो रही है ना उधर हो रही है, जैसे आई थी बिल्कुल वैसे ही जा रही है। बच्चों ये जिस भी पॉइंट पर ऐसा हो, जिस भी पॉइंट पर ऐसा हो कि प्रकाश की किरण आए और लेंस से अपवर्तन के बाद सीधा निकल जाए, विचलित तो हो ही ना बच्चों, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। और ये प्रकाशिक केंद्र बच्चों कहाँ पर स्थित है, मुख्य अक्ष पर, और कहाँ पर स्थित है, लेंस के अंदर स्थित है। तो क्या कहेंगे कि अब इस परिभाषा को बच्चों, जितनी भी परिभाषा इस फिगर से अगर आप रिलेट करके इसको पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कितना मजा आएगा आपको, कि बिल्कुल आसान तरह से आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, कैसा बिंदु, वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, जिस पॉइंट से, उस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं बच्चों, उसी बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस फिगर से इस डेफिनेशन को समझ पा रहे होंगे। बच्चों इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने कि 12C6 तथा 14C6 की अपेक्षा कितने प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे 12C6 की। बच्चों जो यहाँ नीचे लिखा होता है, जैसे यहाँ 6 लिखा है, इस चीज को कहते हैं हमेशा प्रोटॉन। तो कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं। बात की जाए बच्चों न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। तो बच्चों ऊपर क्या लिखा है 12 और नीचे क्या लिखा है 6, तो यहाँ 12 में 6 घटा देंगे तो बच्चों कितना बचेगा, और यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 12 में बच्चों 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे बच्चों आपको, 6 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन कितने मिलेंगे, 6। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि 14C6 में, 14C6 में प्रोटॉन अभी मैंने बच्चों बताया जो नीचे लिखा होता है 6 है। बच्चों न्यूट्रॉन ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को घटा देंगे, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो 14 में कितना घटाना है, 6। 14 में बच्चों 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ से बच्चों आपसे पूछा कितने प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता है, तो आप कहेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, इसमें भी बच्चों प्रोटॉन 6 है, इसमें भी प्रोटॉन 6 है, प्रोटॉनों की संख्या समान है, किंतु परंतु 14C6 में बच्चों 2 न्यूट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं इस वाले से, क्योंकि यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन थे, 6, और यहाँ पे कितने हैं, 8। तो कितने ज्यादा आ रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन। उसने वही पूछा था कि अपेक्षा, अपेक्षा मतलब होता है तुलना करके बताइए क्या, कि कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन अधिकता में हैं। तो 2 न्यूट्रॉन बच्चों इसमें ज्यादा हैं, किस वाले में, 14C6 में। ठीक है, चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 AMU द्रव्यमान छति में कितनी ऊर्जा निकलती है। बच्चों जब परमाणु के अंदर एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक की क्षति होती है तो आपसे पूछा जा रहा है कितनी ऊर्जा उससे निकलेगी। तो याद रखेंगे कि 1 AMU बच्चों में जो ऊर्जा निकलती है वो 931.5 MeV होती है, या फिर बच्चों इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है 931। ठीक है, तो यह भी याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न बच्चों आपके सामने है जो कि एक न्यूमेरिकल है। वैद्युत क्षेत्र बच्चों दिया जा रहा है, ई वेक्टर की वैल्यू 3I + 4J न्यूटन बाई कूलाम। एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल ए वेक्टर = 10I मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक बच्चों मीटर स्क्वायर गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों कैसे, कभी भी आप बच्चों फिजिक्स के सवालों से बिल्कुल भी ना डरे, बहुत ही आसान होते हैं, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चों फ्लक्स, फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से, फाई से। ठीक है, फाई कैसे बनता है, 0 बना के इसे 20 से कट कर देते हैं। फिर बच्चों वैद्युत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब ई, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का बच्चों सिंबल क्या है, फाई ई, संकेत इसका है फाई। इसके बाद देखते हैं कि डाटा दिया क्या गया है। बच्चों वैद्युत क्षेत्र ई दिया गया है, उसको ऐसे लिख लिया गया है। एरिया दिया गया है, उसको ऐसे लिख लिया गया है। फिर आपसे पूछा वैद्युत फ्लक्स फाई वी बराबर क्वेश्चन मार्क। जो आप जानते हैं कि फाई का ऐसा फार्मूला जिसमें ई भी आता हो ए भी आता हो, तो आप कहेंगे से बहुत ही आसान सा है, फाई ई बराबर होता है बच्चों ई डॉट ए। बच्चों ई की वैल्यू सवाल में ये लिखी, उसको ऐसे लिख दिया गया है। ए की वैल्यू सवाल में ये लिखी, उसको ऐसे लिख दिया गया है।
इसके बाद आप जानते हैं बच्चों, मैथ में आपने पढ़ा ये डॉट सिंबल है, अदिश गुणा है। अदिश गुणा में क्या होता है बच्चों, आई का आई से गुणा होता है, जे का जे से गुणा होता है, ठीक है, के वाले का गुणा के से होता है। यहाँ पे बच्चों 10 में क्या लिखा है आई, और यहाँ पे 3 में क्या लिखा है आई, तो इसका मल्टीप्लाई सिर्फ आपको आई वाले से ही कराना है, जे वाले में नहीं कराना है, ठीक है। तो 10 का गुणा बच्चों 3 से कराएंगे कितना आ जाएगा 30, ठीक है, और आई हटा दिया जाता है। और फाई का मतलब बात बच्चों जानते हैं, फाई का न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई गुलाम। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, बस आप ये फार्मूला याद कर लें, ठीक है। चलते बच्चों इसके बाद छठवें अति लघु उत्तरी प्रश्न पर। सवाल में लिखा है कि नॉर गेट की तर्क प्रतीक बताइए। आपको इसका बच्चों प्रतीक बनाना है किसका, नॉर गेट का, तथा इसकी सत्यता सारणी लिखिए, ठीक है। तो नॉर गेट बच्चों, इसे आने वाली वीडियो में बच्चों आपको 21 तारीख से लेके 21, 22, 23, 24, 25 5 दिन बच्चों आपको लगातार ये गेट की भी वीडियो मिलेगी। अभी हम लोग इसको हल्का सा समझ लेते हैं। 21 जनवरी से बच्चों 25 जनवरी तक आपको गेट की सारी वीडियो मिलती रहेंगी। नॉर गेट का बच्चों प्रतीक पूछा गया है। तो नॉर गेट का बच्चों प्रतीक दो गेटों से मिलकर बन रहा है। एन का मतलब नॉट है, ओ आर का मतलब बच्चों और गेट है। तो और गेट का सिंबल बच्चों कैसे बनता है, इस तरह, ठीक है। और नॉट गेट का बच्चों सिंबल प्रतीक कैसे बनता है, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो प्रतीक है, ये जो सिंबल है, ये बच्चों नॉर गेट का हो गया है। इस प्रतीक को बच्चों आप दूसरी वे में भी बना सकते हैं। बुकों में कहीं कहीं ये भी बनना होता है, और कहीं कहीं बच्चों आपको ये सिंबल इस तरह भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी मत घबराना कि ये सिंबल सर ने ऐसे पढ़ाया था, इसके बाद मैंने तो ऐसे पढ़ा है। दोनों ही सिंबल बिल्कुल सही है। नॉट गेट का बच्चों जो इतना बड़ा प्रतीक होता है, उसको हम लोग इतना बड़ा ना बना के सीधे और गेट में ऐसा जीरो सा सर्कल सा बना देते हैं। तो ये वाला सिंबल भी बच्चों प्रतीक नॉर गेट का ही है, ठीक है। बच्चों यहाँ से जो चीजें भेजी जा रही हैं इसको बोलते हैं निवेशी सिग्नल, और यहाँ से जो वाई मिल रहा है इसको बोलते हैं बच्चों निर्गत सिग्नल। और गेट का बच्चों काम क्या होता है, ये चीजों को प्लस कर देता है। तो ए और बी आपने भेजा तो ये ए प्लस बी करेगा। नॉट गेट बच्चों क्या करता है, चीजों का उल्टा कर देता है, रिवर्स, तो इसको हम लोग बार साइन से शो करते हैं। यहाँ से बच्चों आपसे इसमें एक चीज और पूछी गई थी कि इसकी सत्यता सारणी भी बनानी है। देखिए सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल। बच्चों यहाँ पे निवेशी सिग्नल है और इधर आपने निर्गत सिग्नल बनाना है। निवेशी सिग्नल आपने दो भेजे हैं, ये दो सिग्नल हैं निवेशी हैं। यहाँ पे एक तरफ ए लिख दिया, एक तरफ बी लिख लिया। निर्गत सिग्नल में बच्चों यहाँ से आपको वाई प्राप्त हो रहा है, और किस फॉर्म से प्राप्त हो रहा है, ए प्लस बी का होल बार डैश, ठीक है। बच्चों ये जो लॉजिक गेट चैप्टर है ये केवल बाइनरी नंबर्स पे काम करता है, और दो तरह के बाइनरी नंबर्स होते हैं, 0 और 1। तो सबसे पहले बच्चों क्या हो सकता है, आपने दोनों को 0 भेजा हो, या हो सकता है आपने इसको 1 भेजा हो, इसको 0 भेजा हो तो 1 0, या आपने ऊपर वाले को 0 भेजा हो, नीचे वाले को 1 भेजा हो तो 0 1, या हो सकता है आपने दोनों को 1 1 भेजा हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट कैसे मिलेगा, बहुत आसान है। ए और बी की वैल्यू बच्चों को दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। दोनों ही 0 हैं तो 0 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा, 0। अब बच्चों बार का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देगा, तो 0 का उल्टा क्या कर देगा। इसके बाद बच्चों दूसरे स्टेप में क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है 0। 1 और 0 का जब आप ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 1, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दो ही बाइनरी नंबर्स हैं 0 और 1। 0 और 1 को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जोड़ने पर 1 आएगा, और 1 का उल्टा बच्चों क्या हो जाएगा 0। बच्चों 1 और 1 को जोड़ने पर मैथ के अनुसार तो 2 आता है, लेकिन अभी मैंने बताया बाइनरी नंबर से बच्चों केवल 2 होते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे 1 और 1 को जोड़ने पर भी 1 ही आएगा, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये बच्चों थी इसकी ट्रुथ टेबल। इसके बाद बच्चों चलते हैं सीधा हम लोग लघु उत्तरी प्रश्नों पर, ठीक है। पहला लघु उत्तरी प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि एक धातु का बच्चों कार्यफलन दिया जा रहा है। एक धातु का कार्यफलन है, मेरे कल आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, सवाल ऊपर आ रहा होगा, और मैं उसको पढ़ के यहाँ पे वैल्यू समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैसे, एक धातु का कार्यफलन बच्चों, कार्यफलन को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से, और डब्ल्यू की वैल्यू सवाल में कितनी दी जा रही है, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ पे बच्चों 9 लिखा हुआ, 19 कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल में मिस्टेक लिखी हुई, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 19 करिएगा जूल। आगे पढ़ते हैं। यदि इस धातु में 6.0 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति, बच्चों आवृत्ति, आवृत्ति को डिनोट किया जाता है न्यू के साइन से।
न्यू कैसे बनता है? वी की तरह ही लगभग होता है आवृत्ति, यानी कि 6.0 इंटू 10⁻14 और आवृत्ति का मात्रक बच्चों होता है हर्ट्ज। प्रकाश पुंज डाला गया है तो संतप्त विभव का मतलब बच्चों होता है निरोधी विभव। तो निरोधी विभव को बच्चों डिनोट किया जाता है वी नॉट से। दूसरा नाम याद रखें, संतप्त विभव। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप जानते हैं जितने भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर के बच्चों न्यूमेरिकल होते हैं वो ज्यादातर बच्चों हम लोग कह सकते हैं 90% सवाल बच्चों वो इसी फार्मूले से प्रूव होते हैं। इस फार्मूले को बच्चों हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जब मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, 6वें या 7वें प्रैक्टिस सेट में था बच्चों, तो वहां पर मैंने आपको ये बात बताई थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप सभी प्रैक्टिस सेट को बच्चों जरूर देखें, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने प्रश्न कराने का प्रयास किया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सारी बच्चों जो ये वीडियो आ रही है ये आपको सफलता बैच क्लास 12th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों मैंने फिजिक्स की लगभग आपको सारी प्रूविंग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे यूट्यूब पर बच्चों मैंने आपको करा रखी हैं। आप उसकी प्रूविंग बनी है, फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12th नाम से बच्चों ये प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप बच्चों फिजिक्स की हर एक प्रूविंग को देख सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग बच्चों इस सवाल पे। बच्चों E बराबर डब्ल्यू प्लस ई के। ई क्या है? आपतित प्रकाश की ऊर्जा। लेकिन बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल में जो डाटा दिया गया उसमें ई का कोई जिक्र नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ई की वैल्यू का फार्मूला लिखेंगे एच न्यू। ठीक है, ई बराबर एच न्यू प्लांके के क्वांटम सिद्धांत से। बच्चों डब्ल्यू की वैल्यू इस सवाल में दी है। ई के बच्चों गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ई वी नॉट। और बच्चों एक गतिज ऊर्जा का एक और फार्मूला है, आप जानते हैं बच्चों गतिज ऊर्जा के दो फार्मूले हैं। ई के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर और बच्चों ई के बराबर होता है ई वी नॉट। यहाँ पे सिचुएशन के आधार पे बच्चों हमें वी नॉट का जिक्र करना है, हम ये वाला फार्मूला ना लगा के बच्चों ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, एच क्या है? प्लांक नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू न्यू बच्चों क्या है? आवृत्ति, जो कि सवाल में ये दे रखी है, बराबर ये बच्चों ऐसे लिखा है ईवी बच्चों ईवी नॉट ऐसे लिखा हुआ है। जो 6.6 में 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21.6 आएगा। 34 - 14 प्लस पावर बच्चों 20 बचेगी, माइनस प्लस पावर माइनस हो जाएगी। इसके बाद बच्चों इस चीज को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 1.6 इंटू 10⁻−19 और ये बच्चों सामने लिखा हुआ है वी नॉट। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैंने इन दोनों को क्या किया है, मानक रूप बना रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों ऐसे भी वैल्यू घट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर -20 है और यहाँ पे माइनस का 19 है, तो ये माइनस नहीं हो सकती। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक अंक इधर शिफ्ट करेंगे अपने उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। बच्चों जब ये पॉइंट इधर की तरफ चलता है तो पावर बढ़ती है प्लस में, एक अंक प्लस 20 माइनस, तो आप कहेंगे सर माइनस की 19 बचेगी 2.16। ये बच्चों ऐसे लिखा हुआ है, ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है। बच्चों इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो 5 के बाद आप एक जीरो ले लेना, ठीक है, तो 50 है। 50 में बच्चों जैसे आप 16 माइनस करेंगे तो बच्चों माइनस का 0.34 बचेगा। पावर ऐसे लिखी और ये बच्चों चीज़ ऐसे लिखी है इंटू वी नॉट। यहाँ से बच्चों पावर से पावर पूरी कट रही है, ठीक है, और ये चीज़ गुणे में तो इधर आएगी भाग में हो जाएगी, यानी कि 0.34 अपॉन में क्या आ जाएगा 1.6 वी नॉट। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, पॉइंट के बाद यहाँ पे बच्चों 2 अक्षर थे, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही अक्षर है, तो इस 6 में बाद हम लोग क्या मान लेंगे 0। जैसे बच्चों आप 0 मानेंगे यहाँ पे, जैसे आप 0 मानेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कट जाएगा, 34/160 आ जाएगा। इसको बच्चों अगर 2 से कैंसिल किया जाए तो 17 और इसको 2 से कैंसिल करेंगे 80। 80 में बच्चों जब इसका डिवाइड करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू बच्चों माइनस ऑफ 0.21 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग अगले लघु उत्तरी प्रश्न पर। बच्चों अगला लघु उत्तरी प्रश्न आपके सामने लिखा है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए। बच्चों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है किरचॉफ के दोनों नियम। तो हेडिंग पड़ेगी किरचॉफ के नियम। प्रथम नियम क्या है बच्चों, पहला नियम क्या है बच्चों, इस प्रथम नियम को समझने के लिए आप इस फिगर पे ध्यान दें। फिगर में बच्चों आप देख रहे हैं कि 2 तार आ रहे हैं, इन दोनों तारों से धाराएं आ रही हैं और ये एक पॉइंट पर मिली। मिलने के बाद बच्चों इस पॉइंट से आप देख रहे हैं 3 धाराएं बाहर की तरफ जा रही हैं। बच्चों ये
पॉइंट को कहते हैं संधि। संधि उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पे सभी चीजें आकर मिलती हैं, ठीक है, और उसी पॉइंट से चीजें बाहर जाती हैं। तो क्या कहेंगे कि किसी संधि पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का बच्चों प्रथम नियम कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है। इस पूरी परिभाषा को बच्चों इस फिगर से आप समझें कि किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ पे बच्चों आई बीजगणितीय को हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे बच्चों समेशन कितना होगा 0। अब इसको लिखा कैसे जाता है बच्चों, जो धाराएं आ रही हैं उसके नाम के आगे प्लस यूज करेंगे और जो इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही हैं उसमें हम लोग माइनस यूज करेंगे। I1 और I2 संधि की तरफ आ रही हैं, दोनों में प्लस लगा देंगे। I3 I4 I5 इस संधि से बाहर की तरफ जा रही हैं तो तीनों में माइनस लगा देंगे और इक्वल में क्या होता है 0, ठीक है। और बच्चों मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है जो पेपर में बहुविकल्पी प्रश्नों में बच्चों कई बार पूछी गई है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है? तो बच्चों याद रखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इससे पहले बच्चों मैंने आपको लगभग 3 से 4 या 5 लगभग आपको मैंने बताए थे कि कौन से नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। ये हम लोग पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में इससे जो पीछे हो चुके हैं उसमें हम लोगों ने कवर किया है। बच्चों दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है कि किसी बंद वैद्युत परिपथ की किसी शाखा में। बच्चों यहाँ पे इस बी नियम को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर का यूज करेंगे। तो फिगर बच्चों देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों कोई भी चीज अगर आप फिजिक्स में समझ कर चीजें करते हैं तो आपको चीजें बड़ी आसान लगेंगी। बच्चों यहाँ पे तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एक फिगर लिया हुआ है और ये चारों तरफ से आप बच्चों देख रहे हैं कि बंद है। तो बंद वैद्युत परिपथ है। इसके बाद बच्चों यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है कि किसी भी शाखा, शाखा का मतलब बच्चों क्या होता है प्रतिरोध, शाखा का मतलब क्या होता है प्रतिरोध, ठीक है। तो शाखा का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा प्रतिरोध। किसी भी प्रतिरोध में अगर बच्चों बात की जाए उसमें जो भी धारा बहेगी और उसका जो प्रतिरोध होगा उन दोनों के गुणनफल का बच्चों जो बीजगणितीय योग होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। इस पूरी परिभाषा को बच्चों जो मैं बता रहा हूँ कि किसी बंद परिपथ की किसी शाखा, शाखा का मतलब प्रतिरोध और उसी के संगत बच्चों बहने वाली धारा, और यहाँ से पढ़ें का गुणनफल और इसको पढ़ेंगे बीजगणितीय और इसको पढ़ेंगे बच्चों 0 होता है, ठीक है। इसको यहाँ से पढ़ के देखते हैं। किसी बंद वैद्युत परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध, धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों आपको ये फिगर बना देना है। तो ये किरचॉफ के बच्चों ये दोनों नियम थे। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम बच्चों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलते हैं बच्चों इसके बाद तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि 1.732 अपवर्तनांक 1.732 अपवर्तनांक से बने एक समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन सा बच्चों सवाल है, देखिए कैसे। सबसे पहले अपवर्तनांक बच्चों आप जानते हैं n से डिनोट किया जाता है और n की वैल्यू सवाल में 1.732 दी गई है। बच्चों अगर आप इस डाटा को याद रखें तो ये √3 की वैल्यू होती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। समबाहु प्रिज्म है बच्चों। समबाहु क्या होता है, ऐसा प्रिज्म जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। यहाँ से बच्चों हम लोगों ने एक प्रिज्म बनाया है और समबाहु में आप जानते हैं बच्चों जो प्रत्येक भुजा होती है वो बराबर भी होती है और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये जो प्रिज्म कोण हो गया बच्चों, प्रिज्म कोण को ए से डिनोट किया जाता है जिसकी वैल्यू इस सवाल में बच्चों 60 दी जा रही है। अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण को बच्चों डेल्टा एम से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से बच्चों दिए गए डाटा के अनुसार जो मान दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से ये वाला फार्मूला बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों अगर आप इस प्रूविंग को नहीं जानते, मैंने अभी आपको बताया है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12th नाम से बच्चों सेकंड नंबर पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ पे जाके इन सारी जितनी भी बच्चों फिजिक्स में प्रूविंग्स हैं आप हर एक प्रूविंग्स को देख सकते हैं। एक भी रुपये आपको कहीं भी पे करने की जरूरत नहीं है। इस चैनल में बच्चों आपको पूरी मैथ और बच्चों पूरी फिजिक्स कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई गई। जो n जिसकी वैल्यू क्या है √3,
साइन ऐसे लिखा है। ए की वैल्यू बच्चों क्या लिखी है 60। डेल्टा एम बच्चों हम लोगों को ऐसे लिख देना है, अपॉन में 2 लिखा है साइन। ए की वैल्यू बच्चों सवाल में 60 दी गई, ऐसे लिख देना है। यहाँ से बच्चों ये 60 को हम लोगों ने 2 से कैंसिल किया, 30 लिख जाएगा, बच जाएगा। इसके बाद ये साइन 30 भाग में इधर आएगा गुणे में, तो √3 के साथ मल्टीप्लाई में आ चुका है। यहाँ पर ये बच्चों ऐसे लिखा, √3 बच्चों ऐसे लिखा है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और आगे जैसे लिखा था उसको हम लोगों ने वैसे लिख दिया। बच्चों ये √3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, √3 अपॉन में 2 लिखा है, आगे ऐसे लिखा है। √3/2 बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइन लिखा है, तो इसको भी साइन ही बनाना है ताकि साइन साइन कट जाए। बच्चों √3/2 वैल्यू होती है साइन में, साइन 60 अंश का मान होता है, ये बिल्कुल ऐसे लिखा है। यहाँ से ये साइन कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा 60। जैसे साइन कट जाएगा बच्चों अंदर वाली ये वाली वैल्यू बची है। तो बच्चों यहाँ पे भाग में लिखा है, जिधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 60 का गुणा 2 से कराओगे तो 120। ये वाली वैल्यू बच्चों ऐसे लिखी हुई है। इसके बाद क्या करेंगे, 60 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 120 में बच्चों जैसे 60 घटाएंगे तो डेल्टा एम की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। फिर आपसे बच्चों इस सवाल में एक बात और पूछी गई थी, इस विचलन के लिए आपतन कोण का मान भी ज्ञात करना है। आपतन कोण को बच्चों आई से डिनोट किया जाता है। तो आई की वैल्यू बच्चों कैसे बताएंगे, आई इज इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस डेल्टा एम बाई 2। इस फार्मूले को बच्चों मैंने याद करने की एक भी ट्रिक भी बताई थी आपको, ठीक है। अगर आप वीडियो को देखेंगे जाके, जितने पिछले प्रैक्टिस सेट हैं, और आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखेंगे प्रूविंग्स को, तो आप वहाँ पे जान पाएंगे। बच्चों ए की वैल्यू सवाल में 60 है, डेल्टा एम की वैल्यू भी 60 है। 60 कितना हो जाएगा 120, अपॉन में क्या लिखा है 2। 2 से बच्चों इस 120 को डिवाइड करेंगे तो आई की वैल्यू भी 60 आ जाएगी। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। 1.0 इंटू 10⁻⁹ से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 4I प्लस 3J टेस्ला में V बराबर वेलोसिटी दी जा रही है, माइनस का 75I प्लस का 100J मीटर पर सेकंड से प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। कण पर लगने वाले बच्चों चुंबकीय बल का परिमाण एवं आपको इसमें क्या बताना है, दिशा बतानी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें याद करेंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। क्या होता है नियम, बाएं हाथ का मतलब होता है बच्चों उल्टा हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस नियम के अनुसार इस नियम का प्रयोग धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्यों बनाया गया है, किस लिए दुनिया में आया है, तो बच्चों याद रखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसी भी चालक तार में जब धारा बहती है तो उसमें चुंबकीय बल की दिशा पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो बच्चों मैंने ये बताया कि ये प्रयोग किस में किया जाता है। अब ये है क्या, ये प्रयोग कैसे किया जाता है, इस बात को समझते हैं। इस नियम के अनुसार क्या कि यदि हम अपने बाएं हाथ, बाएं मतलब उल्टे हाथ के अंगूठे के पास वाली, बच्चों बाएं हाथ का मतलब हो गया अंगूठा, सॉरी बाएं हाथ का ये हो गया, ठीक है। अंगूठे के पास मतलब बच्चों ये वाली, ठीक है। अंगूठे के पास का मतलब ये वाली उंगली और ये वाली। अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को आपस में इस तरह फैलाएं, इस तरह कि तीनों उंगलियां बच्चों आपस में कैसी रहें, परपेंडिकुलर रहें, ठीक है। तो क्या करना है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दो उंगलियों तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियां आपस में कैसी रहें, लंबवत हों, तथा प्रथम उंगली जो अंगूठे के बिल्कुल पास वाली होती है, प्रथम उंगली को बच्चों फैलाना है किधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, एवं दूसरी उंगली बच्चों किधर फैलानी है, धारा की दिशा में रखें। तो इस स्थिति में बच्चों अंगूठा जहां पर भी होगा, अंगूठा जिस दिशा में होता है बच्चों, वही चुंबकीय बल की दिशा होगी, ठीक है। फिर बच्चों आपसे इसमें एक सवाल में न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, उस न्यूमेरिकल पर चर्चा करते हैं किसकी किसकी। क्या बच्चों सवाल में कुछ वैल्यू दी गई है, क्यू की वैल्यू आप देख रहे हैं सवाल में इतनी दी गई है। चुंबकीय क्षेत्र बच्चों बी का मान आपको दिया गया है, ये दिया गया है। फिर आपसे कहा गया है कि वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों आप देख रहे हैं सवाल में ये दिया गया है। क्या पूछा गया, चुंबकीय बल एफ की वैल्यू बच्चों पूछी जा रही है। फिर आपसे हम पूछा गया दिशा, डायरेक्शन भी आपको बच्चों इस सवाल में बतानी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों आप जानते हैं कि एफ बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। बच्चों आप मैथ में एक फार्मूला जानते हो, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। मतलब अगर कहीं पर ये चीज लिखी तो उसको हम लोग ये लिख सकते हैं। आप बच्चों ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ए की जगह लिखा है वी और बी की जगह लिखा है यहाँ पे बी।
और आगे क्या लिखा है साइन थीटा। यानी इतनी सी चीज़ को बच्चों हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये क्यू ऐसे लिखा है और ये क्या ए क्रॉस बी के हिसाब से वी क्रॉस बी हो जाएगा। तो बच्चों ये क्यू ऐसे लिखा है, वी की वैल्यू बच्चों सवाल में ये दी गई है, क्रॉस का साइन, बी की वैल्यू सवाल में बच्चों ये दी गई है। यहाँ से बच्चों हम लोग मैथ का प्रयोग करेंगे और मैथ में बच्चों आपने पढ़ा होगा सदिश गुणा कैसे करा जाता है। जब बीच में क्रॉस लगा होता है तो गुणा ऐसे होता है सदिश आई जे के कैप के हिसाब से। आई जे के बच्चों आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी -75, जे की वैल्यू कितनी है 100, के नहीं है तो कितना 0। यहाँ पे बच्चों आई की वैल्यू कितनी है 4, जे की वैल्यू कितनी है 3, के की वैल्यू कितनी है 0। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, 3 बॉक्स बनाएंगे, आई लिखेंगे पहले वाले में, आई की वैल्यू को नहीं लेना है, ठीक है। तो 4 बच्चों अक्षर बच रहे हैं, ये वाले 4 इसका इधर गुणा तो 0, इसका इधर गुणा तो 0 0। जे वाले में बच्चों क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू आपको नहीं लेनी है। तो जो 4 अक्षर आपको इस समय दिख रहे हैं वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन, के वाले में बच्चों हम लोग के की वैल्यू को नहीं यूज़ करते हैं। तो 75 का मल्टीप्लाई 3 से 225 माइनस में, 4 का मल्टीप्लाई बच्चों 100 से कराएंगे तो 400, बीच में क्या यूज़ करेंगे माइनस। बच्चों ये सारी वैल्यू यहाँ से 0 है, इसमें क्या करेंगे माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि माइनस का 625 के, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन की बात करूँ, फोर्स में इसके बाद बच्चों अब देखिए ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आई है इसकी, क्या ये लिखा हुआ है एफ। बच्चों क्यू की वैल्यू सवाल में आपको दी गई थी ये, तो यहाँ पे लिख दिया गया है, ये आगे लिखा है 625 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अगर इसमें हम लोग देखें कि इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये 625 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी मॉड में बल की वैल्यू आपको पॉजिटिव साइन से ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया 625, ये माइनस जो लगा था उसको हटा देंगे, 625 10 की पावर -9। और जैसे परिमाण बच्चों लेंगे तो के का परिमाण 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर कैप, कैप का मतलब होता है बच्चों इकाई सदिश, यानी कि माइनस का बेस 9 बचेगा। फिर बच्चों आपसे इसमें दिशा पूछी गई थी, दिशा कैसे जानेंगे। ये बच्चों जो होता है वो जेड एच के होता है, ठीक है। यानी जो ऋणात्मक जेड एच की अनुदिश, ऋणात्मक क्यों कह रहे हैं क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, यानी जो दिशा है बच्चों बल्कि वो ऋणात्मक एक्स एच के अनुदिश, सॉरी जेड एच की अनुदिश है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा मापी जाने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे कि व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है। व्हीट स्टोन सेतु बच्चों हेडिंग डालेंगे और देखिए क्या लिखा है कि व्हीट स्टोन सेतु बच्चों एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया जा सकता है। जो जो व्हीट स्टोन सेतु होता है इसमें 4 प्रतिरोध आपको दिए जाएंगे। इन 4 में से आपको बच्चों 3 की वैल्यू हमेशा पता होगी, 1 की वैल्यू नहीं पता होगी। उसी 1 की वैल्यू को निकालने के लिए बच्चों व्हीट स्टोन सेतु का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वही लिखा था कि व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया जा सकता है। इसका बच्चों ये फिगर होता है। इस फिगर से ही बच्चों ये जो पूरी डेफिनेशन है व्हीट स्टोन सेतु की वो यहाँ से बनेगी। कैसे कि व्हीट स्टोन सेतु की संरचना निम्न चित्र अनुसार होती है, लगभग इस फिगर के अनुसार ही होती है। इसमें 3 ज्ञात, 4 में से कोई 3 पता होंगे एवं एक अज्ञात प्रतिरोध को लेकर उन्हें समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ देते हैं, समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ देते हैं तथा इसके एक सिरे को यानी इस वाले को, एक सिरे को धारामापी से, यहाँ से ये वाला धारामापी, और दूसरे सिरे का संबंध बैटरी से कर देते हैं और इस वाले सिरे का संबंध एक बैटरी से कर दिया जाता है। इसके बाद बच्चों इसमें जो संतुलन की स्थिति में जो फार्मूला होता है वो P/Q बराबर R/S होता है। यानी कि इन जो प्रतिरोधों का जो अनुपात है इसका इसके साथ और R का S के साथ बच्चों ये हमेशा कैसा होता है बराबर होता है, ठीक है। बच्चों इसकी प्रूविंग भी है लेकिन हमें यहाँ पे इसमें प्रूविंग नहीं बतानी थी, केवल व्हीट स्टोन सेतु का बच्चों सिद्धांत ही लिखना था। इसके बाद बच्चों इस सवाल में एक सवाल भी दिया गया है इस प्रश्न में, देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे इनका अगर अनुपात लिया जाए, अभी फार्मूला बताया व्हीट स्टोन सेतु का कि इधर से इनका रेशियो और इधर से इनका रेशियो बराबर आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे R1 इसको मान लेते हैं R2, इसको R3, R4, R5, R6, तो ये बच्चों अनुपात लिख दिया। सबकी वैल्यू बच्चों 20-20 है, लिख देंगे 20-20-20-20 सभी की 20 दी गई है। यहाँ से बच्चों कैंसिल करेंगे तो सबकी वैल्यू कितनी आ रही है 1-1 निकल के आ रही है।
इसका मतलब ये बच्चों व्हीटस्टोन सेतु है। बच्चों जब कोई चीज़ व्हीटस्टोन सेतु होती है तो उसके जो बीच में जो प्रतिरोध लगे होते हैं इनकी वैल्यू को हटा दिया जाता है। यानी ये 10 और ये 10 बच्चों जैसे हटा देंगे तो एक नया फिगर आपके सामने कुछ इस तरह मिलेगा। कब हटाना है? जब वो चीज़ व्हीटस्टोन सेतु बच्चों संतुलित हो यानी रेशियो बराबर हो। ये तीनों प्रतिरोध बच्चों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या फार्मूला होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों R1 की वैल्यू 20 है, R2 की 20 है, R3 की भी 20 है। तो 20-20 बच्चों सभी को ऐड करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। इसके बाद बच्चों जैसे आपने इन दोनों की वैल्यू को निकाल लिया है, टोटल किया है, तो ऊपर वाले का भी 60 आएगा, नीचे वाले का भी 60 आएगा। दोनों को ऐसे जॉइन करेंगे, ऊपर 60 नीचे 60। ठीक है। बैटरी कितने वोल्ट की लगी? 60। दोनों किस क्रम में हो चुके हैं? समांतर में। समांतर में बच्चों आप जानते हैं प्रतिरोध का ये फार्मूला होता है। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आप R1 60 रखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू 60 है, नीचे वाली भी 60 है। दोनों में एलसीएम सेम है, 1 + 1 अपॉन 60। 1 + 1 बच्चों 2 होता है, बट्टे में 60 लिखा है। 2 को 60 से कैंसिल करेंगे, 1/30 आएगा, तो आर की वैल्यू बच्चों 30 ओम आ चुकी है। आर की वैल्यू कितनी आ गई है? 30 ओम आ गई है। बच्चों ओम के नियम से अगर हम पूछें कि धारा कितनी है तो V बराबर क्या होता है? IR। V की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दी जा रही? 60 वोल्ट दी जा रही। I हमें बताना है। R की वैल्यू बच्चों कितनी है? 30। 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। यानी बच्चों I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 एम्पीयर। हमें इस सवाल में बच्चों यही बताना था कि मापी गई धारा का मान ज्ञात कीजिए, जो कि कितना आ चुका है? 2 एम्पीयर आ चुका है। ठीक है। चलते हैं बच्चों हम लोग पहले लॉन्ग आंसर पे। पहला लॉन्ग आंसर बच्चों आपके सामने कुछ इस तरह लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है कि स्थिर वैद्युत के गॉस नियम को लिखिए और तथा उसकी सहायता से कूलाम नियम का निगमन कीजिए। तो यहाँ से आपको गॉस की प्रमेय लिखनी है और उसकी सहायता से कूलाम के नियम का प्रूफ भी आपको करना है, इसकी गॉस की प्रमेय की सहायता से। सबसे पहले बच्चों गॉस की प्रमेय क्या होती है उसको समझते हैं। किसी बंद पृष्ठ, आप देख रहे हैं बच्चों ये फिगर है, ये आपको यहाँ पे एक गोला दिया गया है, गोला चारों तरफ से बच्चों बंद होता है। तो किसी बंद पृष्ठ जिससे गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं, उस बच्चों बंद पृष्ठ का एक नया नाम आप सुन रहे हैं, गाउसियन पृष्ठ। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि साइंटिस्ट ने बच्चों अपने नाम से ही रिलेटेड उस बंद पृष्ठ का नाम रख दिया है गाउसियन पृष्ठ। से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, जो भी बंद पृष्ठ है उससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है? पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब बच्चों होता है ढका हुआ। क्या ढका हुआ है? आप देखें अगर इसमें तो ये अंदर आवेश रखा है, इस पूरे से ढका हुआ है। पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बच्चों इस पूरी डेफिनेशन को आप इस फिगर से और इस फार्मूले से पढ़ सकते हैं कि निर्गत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश पर आवेश लिखा है 1/ε0 गुना होता है। ये बच्चों फार्मूला कब होता है? जब आवेश पृष्ठ के अंदर रखा होता है, तब निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान होता है गॉस की प्रमेय में phi बराबर Q/ε0। लेकिन अगर बच्चों आवेश को इस पृष्ठ से बाहर रख दिया जाए, आवेश को इस पृष्ठ से बाहर रख दिया जाए, तब निर्गत वैद्युत फ्लक्स बच्चों कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होता है। इसके बाद बच्चों आपसे कहा गया था कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम को सिद्ध करना है। बच्चों क्या होता है कूलाम का नियम? आप जानते हैं कूलाम का नियम जो होता है बच्चों, वो F बराबर होता है 1/F बराबर बच्चों होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये बच्चों जो होता है ये कूलाम का नियम होता है आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे प्रूव किया जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने एक बंद पृष्ठ बना लिया है और उस बंद पृष्ठ में बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे अंदर कोई एक आवेश रख दिया है। आवेश से बच्चों बल रेखाएं बाहर निकलेंगी तो उसका वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है। क्षेत्रफल सदिश बच्चों जिसको ए वेक्टर, यहाँ पर छोटा सा भाग है तो इसलिए डी ए वेक्टर हमेशा पृष्ठ के बाहर की तरफ होता है। तो बिंदु बच्चों इसको पी मान ले रहे हैं। इस पी से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है? फ्लक्स का मतलब बच्चों फाई, वैद्युत का मतलब ई। छोटा सा भाग है इसलिए उसके नाम में क्या लगा रहे हैं? डी। बच्चों फाई का फार्मूला क्या होता है? ई डॉट डी ए। ठीक है। यहाँ से बच्चों जब डॉट साइन हटाएंगे तो कॉस आता है, ए डॉट बी का फार्मूला मैथ में ए बी कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ कॉस थीटा, थीटा कितना आएगा? दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं तो एंगल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों डी फाई ई डी ए। ठीक है। इसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। समाकलन क्यों करेंगे? कहाँ से आ गया फिजिक्स में अचानक से समाकलन? बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये छोटे से भाग हैं, छोटे से भाग को पूरा करने के लिए समाकलन का यूज किया जाता है।
तो दोनों पक्षों का हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन ये और इसमें भी इंटीग्रेशन लगा दिया। यहाँ से बच्चों क्या होगा कि इंटीग्रेशन डी फाई का, जैसे dx का इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है, तो वैसे डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फाई ई। यहाँ से 1 dA का इंटीग्रेशन a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा फाई ई का, अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला जाना है गॉस के नियम का, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस फाई ई की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बच्चों ऐसे लिखा है, ए ऐसे लिखा है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का बच्चों आप पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं कितना होता है, 4πr², बचपन से पढ़ रहे हैं। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, ए की वैल्यू बच्चों 4πr²। यहाँ से बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, इसको नीचे भेज दिया है, तो ये चीज़ ऐसे थी और 4πr आ गया। इसको बच्चों अगर थोड़ा सही ढंग से लिखा जाए तो ई बराबर 1/4πε0 ऐसे लिख दिया गया। क्यू और आर स्क्वायर को बच्चों ऐसे लिखा गया है अपॉन में आर स्क्वायर। ये बच्चों ई आ गया। हमें क्या चाहिए, बल। तो आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। एक रखा है, जैसे ई की आपने वैल्यू रखी ये वाली, तो ये लिखा हुआ है, ये एफ ऊपर बच्चों लिखा है और क्यू नॉट नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्यू नॉट बच्चों भाग में लिखा है, तो यहाँ पे आएगा कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली एफ, और ये बच्चों ऐसे हो जाएगा। फिर से समझिए, इस ई की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिए ई की जगह, और ये अपॉन क्यू नॉट इधर आ गया। बच्चों यही जो फार्मूला होता है यही होता है कूलाम का नियम। ठीक है, चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग दूसरे लॉन्ग आंसर पर। दूसरा लॉन्ग आंसर बच्चों आपके सामने लिखा है कि प्रकाशित पथ क्या है। इसके बाद इसमें एक सवाल लिखा हुआ है, एक न्यूमेरिकल भी है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाशित पथ क्या है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये पतली सी एक स्लिट बनी हुई है। अब ये स्लिट का मतलब क्या है, ये कांच की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, बस वायु नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं कि बच्चों इस स्लिट का माध्यम जो है ये n है, अपवर्तनांक जो है वो n है। ठीक है, तो जब प्रकाश बच्चों ऊपर से आके इस स्लिट के अंदर जाएगा, तो जितना भी टाइम लेगा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पार होने में, मान लेते 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी टाइम ले रहा है बच्चों, उतने ही टाइम में जब प्रकाश वायु में, हवा में जितनी दूरी तय करता है, इन अपवर्तनांक वाले माध्यम को d दूरी पार करने में प्रकाश को जितना भी समय लगेगा, उतने ही समय में प्रकाश द्वारा वायु में चली गई दूरी को बच्चों प्रकाशित पथ कहते हैं। बड़ी सिंपल सी लाइन है। ठीक है, इसको बच्चों एक ऐसे उदाहरण से समझिए, जैसे मान लेते हैं कि आपको पानी में तैरना है, मान लेते हैं 15 सेकंड आपको कोई तैरा दे पानी में, तो 15 सेकंड में बच्चों आप वायु में जितनी भी दूरी दौड़ सकते हैं उसी दूरी को प्रकाशित पथ कहेंगे। तो क्या परिभाषा है कि प्रकाश किरणें जितने समय में n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करती हैं, उतने ही समय में निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाशित पथ कहते हैं। ठीक है, प्रकाशित पथ यहाँ पे निकल के आएगा n इंटू डी। कैसे आएगा उसको भी समझते हैं। बच्चों आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जब प्रकाश बच्चों इस स्लिट में चल रहा होगा तो इसकी चाल c नहीं हो सकती, तो वो कितनी हो जाएगी v, क्योंकि c चाल बच्चों प्रकाश की वायु में और या तो निर्वात में होती है। चाल यहाँ पे कितनी v, दूरी कितनी तय कर रहा है d, समय मान लेते हैं कि t टाइम लग रहा है, तो t का इधर गुणा करा देंगे v का इधर, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी d अपॉन में। ठीक है, अब बच्चों निर्वात में चली गई दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल जब निर्वात में प्रकाश चलता है तो उसकी चाल को c से लिखते हैं। टाइम कितना, वही टाइम जो यहाँ पर है। बच्चों t की वैल्यू को रखेंगे, जैसे आप t की वैल्यू को रखेंगे तो d बाई वी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बच्चों, n बराबर होता है c बाई वी। बराबर क्या होता है, c बाई वी। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं इस v की वैल्यू निकालूंगा तो c अपॉन क्या आएगा, n। c अपॉन क्या आएगा, n। तो जैसे बच्चों आप लिखेंगे c बाई n, क्या होगा कि यहाँ से आप कह सकते हैं c बाई, या तो बच्चों आप सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि c बाई वी की जगह क्या लिखा जा सकता है, n। c बाई वी की जगह क्या लिखा जा सकता है, n। तो इस c बाई वी की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, n। तो प्रकाशिक पथ बच्चों क्या निकल के आ गया, n इंटू डी। इसके बाद बच्चों इस सवाल में एक न्यूमेरिकल भी है, उस न्यूमेरिकल को समझते हैं कि सवाल में क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सवाल में लिखा हुआ है बच्चों कि एक कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, 6000, कांच के गुटके की बात हो रही है बच्चों, ये कांच का गुटका है। जब कांच में बच्चों तरंगदैर्घ्य की बात की जाएगी तो उसको लैम्डा डैश से डिनोट करते हैं, 6000 एंगस्ट्रॉम। गुटके का अपवर्तनांक बच्चों n की वैल्यू दी जा रही है 1.5। आगे पढ़ते हैं, गुटके से परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों की चाल
परावर्तित परावर्तित बच्चों क्या होता है, जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, परावर्तित ऐसे, और अपवर्तित मतलब दूसरे माध्यम में निकल गई। तो ये परावर्तित परावर्तित मतलब उसी माध्यम में है, और अपवर्तित मतलब बच्चों बाहर वाले माध्यम में आ गई। लैम्डा वी और आप क्या बताना है बच्चों, सी। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लैम्डा की वैल्यू को निकालते हैं, और लैम्डा की वैल्यू बच्चों निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, लैम्डा बराबर होगा लैम्डा डैश अपॉन एन। तो लैम्डा बराबर लैम्डा डैश की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दी गई थी, 6000, अपॉन एन की वैल्यू क्या है, 1.5। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आएगा, ठीक है, 15 चौके 60 और बाद में 3 जीरो एंगस्ट्रॉम। यानी बच्चों जो अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो कितनी रहेगी, 4000 है। और जो बच्चों अगर तरंग की बात की जाए, तो परावर्तित जब होगी तो यहाँ से उसी माध्यम में, और उसी माध्यम में तरंग दैर्ध्य कितनी दी गई, 6, यानी कि परावर्तित तरंग की तरंग दैर्ध्य बच्चों 6000 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश किरण इस कांच के गुटके से चल रही, परावर्तित मतलब उसी माध्यम में होगी, तो उस माध्यम में तो चीजें सेम रहेंगी, यानी कि उस समय लैम्डा डैश जो होगा 6000 होगा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं एन। एन क्या होता है बच्चों, एन बराबर होता है बच्चों सी बाई वी। एन की वैल्यू सवाल में 1.5 दी गई थी, सी की वैल्यू फिक्स होती है, अपॉन में क्या लिखा है बच्चों, वी। इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट को बच्चों हटाएंगे, नीचे जीरो आएगा, ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 10 का इधर गुणा कराएंगे तो 30 हो जाएगा, 15 का इधर गुणा कराएंगे ऐसे, 15 दूनी 30। बच्चों वी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 गुणा 10 की पावर 8। वी बच्चों कहाँ की चाल है, गुटके में चाल है, यानी कि जब वो प्रकाश यहाँ पे बच्चों चल रहा था तब उसकी चाल बच्चों ये थी, ठीक है, यहाँ पे गुटके के अंदर। और जब बाहर निकल जाएगा तो वो वायु में चलने लगेगा, और बच्चों जब वायु में चलने लगेगा तो उसकी चाल तो सी रहेगी। तो परावर्तित परावर्तित बच्चों ये चाल है, और अपवर्तित में बच्चों चाल ये है, ठीक है, अपवर्तित में वायु में निकल चुका होगा प्रकाश। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक सवाल था। प्रकाशिक पथ की बच्चों डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़्यादातर हो सके अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और किसी ग्रुप में बच्चों जो आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ तक भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में।